आप देख रहे हैं जागो लाहौर और मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और आपका जो दिन है वो बहुत ही बेहतरीन गुजरने वाला है, क्योंकि आज भी हम ऐसे ही काफ़ी टॉपिक्स लेकर आए हैं कि जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं जनाब। और आजकल ना हर कोई एक परेशानी में मुब्तला है। हर कोई ये कहता है कि जो पाकिस्तान की मौशी हालत है ना वो अच्छी नहीं है और उसकी वजह से हमारी भी मौशी हालत अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा एक ये फर्म बिलीव है कि जनाब अल्लाह पाक ने जो भी आपके नसीब में लिखा होता है ना, तो और कितना लिखा है और कब लिखा है ये अल्लाह ही जानता है। तो आपको नसीब से पहले वो जो मुकर्ररा वक्त है ना, उससे पहले कभी भी कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। और हमारे यहाँ पे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारी जो तनख्वाह है या जो हमारी सैलरी है ना बड़ी कम है, तो फ़िक्र कैसी है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, तो फ़िक्र कैसी है कि आपको रिस्क के बदले कुछ और दे दिया गया हो जिसके मुतालिक आपने कभी सोचा ही ना हो। क्योंकि रिस्क के लिए ज़रूरी नहीं है माल का होना। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में अच्छा अखलाक या फिर जिस्म या फिर चेहरे की खूबसूरती अता की गई हो, किसी में अक्ल और जहानत दे दी गई हो और वो जहानत उसको नरम मिजाजी और तहम्मुल अता कर दे, और किसी को रिस्क की सूरत में बेहतरीन शख्सियत का हामिल हमसफ़र मिल जाए, मेहरबान और मोहब्बत करने वाले दोस्त या अच्छे रिश्तेदार या नेक सोहबत मंद औलाद भी तो दौलत की ही एक शक्ल होती है। किसी को ऐसा इल्म मिल जाए जो उसे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा पहुंचाए, और किसी को रिस्क की सूरत में ऐसा पाकीज़ा दिल दे दिया जाए जिससे वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बतें और खुशियाँ ही बांट सके, और किसी को ज़हनी तो किसी को कल्बी सुकून दे दिया जाता है। ये सब दौलत की ही शक्लें होती हैं। रिस्क के लिए माल का होना शर्त नहीं है। और आखिरी बात ये कि जो कुछ अता हुआ है इस पर मुतमईन होना सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा सुकून है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और जो कुछ है उस पर हमें राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि जो नसीब में लिखा है ना, आपके जो किस्मत में आपके लिखा है वो आपको ज़रूर मिलकर रहना है। लेकिन वो जो मुकर्ररा वक्त है ना उससे पहले मिलेगा ना उसके बाद मिलेगा। तो उस मुकर्ररा वक्त के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और आज वैसे भी बड़ा ही अजीम दिन है, बड़ा ही बरकतों वाला दिन है, और जिसे दिनों का कह लें कि बादशाह कहा जाता है। जुम्मे का आज दिन है, तो जुम्मे के दिन का आगाज़ अच्छी चीज़ के साथ करना चाहिए। आज आप जुम्मा भी पढ़िएगा, अच्छे कपड़े पहनिएगा, और साथ ही साथ जब जुम्मा पढ़ने जाएं और हम सब के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं उन सब की सेहत के लिए, खैर आफ़ियत के लिए, और हमारी ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए, उसकी तरक्की के लिए भी ज़रूर दुआ में उन्हें याद रखिएगा, ताकि कोई पता नहीं चलता जनाब किसके वसीले से अल्लाह पाक क्या कबूल कर लेता है। तो आज के दिन के मुनासबत से यही था कि आपने किस तरह अपने दिन का आगाज़ करना है। तो आगाज़ अच्छा होता है जनाब, तभी पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आगाज़ आपका भी अच्छा होगा, और ये जो 2 घंटे हमारा और आपका साथ गुजरने वाला है ये भी बेहतरीन ही साबित होगा। कुछ बात कर लेते हैं। मुल्क में गुज़श्ता 1 बरस से 1.5 बरस के दौरान जारी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दिया। इस वक्त पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में किया जा रहा है जहाँ अफरात ज़र की शरह रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी है, और ख़ुद हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 30% से भी तजावुज़ कर चुकी है। और ऐसे में हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के लिए रास्ते तलाश करने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं किया गया। पहले आवाम पर बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट 4 रुपये 96 पैसे इजाफे की सूरत में नया एक बोझ डाला गया, और जो रही सही कसर थी वो पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने हमारी निकाल दी, और आवाम की मुश्किलात का सिलसिला जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गरीब मज़ीद गरीब होता जा रहा है, और मरात याफ्ता तबके की अयाशियों में आए रोज़ इजाफे ने गरीब को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि
क्या वो इस मुल्क में रह ही क्यों रहा है, वो इस मुल्क में कर क्या रहा है। क्योंकि इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है और सिर्फ गरीब तबका जो है वो पिस कर रह गया है। बिजली के बिल, पेट्रोल, घर की ग्रॉसरी, आप मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने चले जाएं आपको वो कल के रेट में नहीं मिलेगी। अगर आपने वो कल ख़रीदी होगी आपको उसमें 10 गुना इजाफा ही मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो तनख्वाह उसमें इजाफा नहीं है, वो वहीं पर है। जो इतनी से आपको तनख्वाह मिलनी है आपने उसी में गुजारा करना है। और उसमें भी नया एक हमारे सामने आया इनिशिएटिव लिया गया हुकूमत की तरफ से कि जनाब उसमें भी टैक्स जो है वो काटे जा रहे हैं। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें 50,000 से ऊपर जनाब आपने अगर पैसे निकलवाने हैं, एटीएम से निकलवाने हैं, बैंक से निकलवाने हैं, ऑनलाइन भेजने हैं किसी को, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपके पैसे कटेंगे। तो सिर्फ जो तनख्वाहदार तबका है ना वो ही सिर्फ इस चीज़ में पिसता ही जा रहा है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ भी पहुँचाया जाए। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जाहिद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? फाइन। जाहिद साहब महंगाई की शरह जो कि बढ़ती ही जा रही है, एक तरफ देखा जाए तो हुकूमत है उनकी टेन्योर मेरे ख्याल से 14 को ख़त्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने 9 को कहा है कि हम डिज़ोल्व कर देंगे असम्बलियाँ। क्या लगता है जाते जाते पहले बिजली की कीमतें बढ़ी, फिर पेट्रोल की हमें खुशखबरी मिली उसमें 20 रुपये इजाफा किया गया है, जाते जाते भी इतनी खुशखबरियाँ दे के जा रही है हुकूमत हमें। देखें आपने जब बात शुरू की तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया कमर तोड़ महंगाई, कमर तोड़ दी। ये दो ऐसे फ़िक्रे हैं जो कि हम हमेशा से सुनते आए हैं। एक तो मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है जी, और दूसरा कमर टूट गई या कमर तोड़ दी गई। अब तो इंसान टूट गया है, अब सिर्फ कमर नहीं पूरे का पूरा इंसान टूट तो गया है। इस वक्त जिस लम्हे से गुजर रहे हैं वो यकीनन एक आम आदमी के लिए क्या एक मिडिल क्लास के लिए भी इंतहाई खौफनाक, उसके लिए एक जो ख्वाब की सूरत है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी वजह जो अब तक सामने आ रही है उसमें जो इस वक्त महंगाई है, पहले हम महंगाई देखते थे किसी एक आध चीज़ में कीमतों में रद्दोबदल होता था, लोग एडजस्ट कर लेते थे किसी तरह पे। अब आप जिस तरफ चले जाएं, बिजली से लेके टमाटर ख़रीदने तक, तो आपको महंगी चीज़ एक से एक। आप चाय पीने चले जाएं, आप रोटी लेने चले जाएं, नान लेने चले जाएं, मतलब जहाँ पहुँचेंगे वहाँ रेट आपको इजाफा के साथ मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त मसला है लोगों का कि उसे किसी तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा, उसकी किसी तरफ से जान नहीं छूट रही। और जैसे घेरा हुआ चाय का कप कह रहे हैं ना, कहाँ पे 30 रुपए का मिलता था ना, अब वो 65 रुपए का हो गया है। एक पाव का दूध लेने जाते हैं ना, अब वो 80 रुपए का पैकेट मिलता है। बिल्कुल ऐसे मतलब आप जिसमें 2 कप चाय भी नहीं बनती। 2 कप चाय नहीं बनते, यानी अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो अब बंदा पहले ये सोचता कि इन्हें खिलाना क्या है कैसे, वरना पहले लोग खुश होते थे कि मेहमान आए हैं तो चलो आज अच्छा खाना हम खुद भी खाएंगे और इनको भी खिलाएंगे। अब तो बंदा ये सोचता कि अगर पकाएं तो इसके लिए भी क्या पकाएं। हाँ। तो ये एक इस वक्त सूरत हाल है। दूसरा, आपने हुकूमत जाने की जो बात की है, एक बड़ी हैरान कुन चीज़ सामने आ रही है कि जिस वक्त भी हम देखते हैं, अगर माजी में देखें कि हुकूमत जाने वाली होती है तो वो आवाम को रिलीफ दे के जाती है, हाँ। अपने इंतखाबात की तैयारी करके जाती है। लेकिन इस दफ़ा इसके बिल्कुल बरक्स चीज़ है कि लोग अवाम एक हफ़्ता पहले 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करना किसी तौर भी एक ऐसी हुकूमत के लिए जो जा रही है और उसने इलेक्शन भी लड़ना हो, तो ये समझ में नहीं आती कि ये इतना बड़ा एक फैसला, इतना बड़ा एक बोझ अवाम पे डाल के कैसे डाला जा रहा है। और दूसरा ये कि ये भी आ रहा था सुनने में, खबरों में भी आ रहा था कि रशिया से मुआहदा हो रहा है, वहाँ से तेल आएगा तो तेल की कीमतों में कमी आएगी। लेकिन ये एक तेल की कीमतों में कमी क्या है, ये तो 20 रुपये इजाफा किया गया है, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। और ऑटोमेटिकली जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती है, किराए, ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ जाते हैं, आपकी बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल। रूस से जो पेट्रोल और डीजल की बात है, उसे सस्ता होने की बात है, वो माहिरीन उस वक्त भी कहते थे कि जिस वक्त ये डील अभी शुरू हुई थी कि ये एक सियासी बयान आता है। अच्छा। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितनी मिकदार में रशिया से पेट्रोल या डीजल या ख़ाम तेल आ रहा है वो हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता जो कि हम दीगर ममालिक से ख़रीद रहे हैं। कि मतलब वो अगर उसमें वो शामिल हो भी जाता है तो 1 से 2 रुपये फ़ी लीटर उसकी अगर हम एवरेज निकालेंगे तो इतना फ़र्क पड़ेगा। तो वो जो रेट है वो भी इतना कम नहीं है, बस एक सियासी बयानबाजी। चूँकि एक शोबदाबाज कौम है, एक शोबदा करना पसंद करते हैं और देखना भी पसंद करते हैं। हम पसंद भी उसी बंदे को करते हैं जो बंदा शोबदाबाजी करता है।
तो ये एक ऐसी थी, माहिरीन पहले भी इस पे ऐसा नहीं सोच रहे थे कि रशिया से पेट्रोल आएगा तो 50 रुपए या 60 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी और ना ही आइंदा होनी है। अगर आइंदा भी आता रहेगा तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई पेट्रोल और डीजल की है उसमें सबसे बड़ा अंसर आपके डॉलर महंगा होने का है, क्योंकि आप डॉलर जब उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, तो वो डॉलर से जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस दफ़ा अगर हम आदादो शुमार के लिहाज से देखें, 2+2 के लिहाज से देखें, तो हुकूमत ने अपना कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। हुकूमत ये 1 अगस्त को जो पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ उसमें हुकूमत की आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने जो आदादो शुमार दिए हैं उसके मुताबिक जो उनकी प्रोडक्शन कास्ट है वो अवाम पे ट्रांसफ़र कर दी है। मतलब ये एक हकीकत है। जी। लेकिन अब वो हुकूमत का काम ये नहीं होता, हुकूमत दुकानदार नहीं है कि दुकानदार की तरह बैठ के कहे कि जी चूंकि हमें महंगी चीज़ मिली है इसलिए हमने महंगी चीज़ बेच रहे हैं। तो ये हुकूमत का या रियासत का ये काम नहीं होता। रियासत का काम ये होता है कि उसने अपने जो 50%, 60% आबादी है जिसके पास जो इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए सोचना है, उनको रिलीफ देना है। कैसे देना है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। तो अगर आप एक तरफ एक इशराफिया का पाकिस्तान बनाया हुआ है और एक तरफ गुरबा का पाकिस्तान बनाया हुआ है, तो ये एक लोगों के ज़हन में इस वक्त एक सवालात उठ रहे हैं। एक्सट्रीम हो गई ना, गरीब जो है वो मज़ीद गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो मज़ीद अमीर होता जा रहा है। अच्छा, दूसरा साइड सब देखा ये जाता है, हुकूमती जितने भी लोग हैं, जितने भी इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, महंगाई ज़्यादा होती है तो महंगाई का जो सहरा है वो IMF पे डाल के खुद बरीउल ज़िम्मा हो जाते हैं कि हमारी तरफ से तो महंगाई नहीं हो रही, IMF ने कहा है तो हमने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, बाकी चीज़ों में भी इजाफा किया है। वाकई ऐसा होता है कि इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हुकूमत की भी है? बिल्कुल। IMF एक तरह तो ये शर्त लाजमी रखती है सही कि आप जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पे, जो बिजली आप महंगी पैदा करके सस्ती दे रहे हैं, उसको एक कीमत ऐसी रखें जिसमें ना हुकूमत को घाटा हो ना आवाम को आप कुछ ज़्यादा मुनाफा लें। एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे कम से कम बेचें, जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं बेचें। लेकिन एक सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि IMF क्या सिर्फ वही शराइत आयद करती है जिससे गरीब आदमी मुतासर होता है? IMF ये नहीं कहती कि आप जो हुकूमती सतह पे जो आपके गुलछरे हैं उन्हें ख़त्म करें। अपनी कैबिनेट आपने 100 अफराद की रखी हुई है और आप कह रहे हैं कि जी हम IMF उस पर नहीं आपको कहता कि भाई ये क्या कर रहे हो, इतनी तो आप बड़ी कैबिनेट अमेरिका की, रशिया की, इंग्लैंड की, भारत की नहीं है जितनी आपने रखी हुई है। इतनी मराद उन्हें भी नहीं मिलती होंगी जितनी यहाँ पे मिलती हैं। एक 2.5 अरब की आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं ग्रेड 17-18 के लोगों के लिए कि जी वो उन्होंने जी फील्ड में जाना है जी, वो क्या करें जी, मजबूरी है उनकी। वो भाई वो 1300 सीसी गाड़ी पे भी जा सकते हैं, 1000 सीसी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। मतलब एक लोगों को ये मैसेज तो दें कि अगर आप मुश्किल में हैं तो हम भी आपके साथ सफर कर रहे हैं। और क्या है जी, उन्हें पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है, बिजली भी मुफ्त मिलती है, जितनी बड़ी गाड़ी होगी पेट्रोल भी तो उतना खर्च होगा ना, लाजमी तौर पे। और फिर ड्राइवर भी चाहिए, ड्राइवर के साथ एक गार्ड भी चाहिए। वो गाड़ी में जो साथ बैठेगा, एक गाड़ी आगे भी चाहिए, एक पीछे भी चाहिए। तो ये लोगों को कम से कम ये सेंस तो दें कि अगर आप इस वक्त मुश्किल में हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम अपने जो मुराद हैं हम उन्हें कट लगा रहे हैं। गो कि उससे हो सकता है बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन एक सेंस तो लोगों को पार्टिसिपेशन आप देते हैं। लेकिन हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना, अवाम है कि चले हमारी हुकूमत जो है वो हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारे साथ खड़ी है। यहाँ पे तो रिटायर्ड हो जाते हैं। अगर आप बिजली महंगी कर रहे हैं इसलिए कि जी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आप मार्केटों से कहते हैं कि जो रात 8 बजे बंद कर दें, 9 बजे बंद कर दें। यहाँ पे पंजाब असम्बली हम देखते हैं जब इजलास होता है, इजलास का टाइम 2 बजे होता है, AC वहाँ 12 बजे चलने शुरू हो जाते हैं। 12 बजे चल के 2 बजे टाइम है, 4 बजे पहला मेंबर आता है, 4 घंटे तक AC चल के यख हो जाती होती है पंजाब असम्बली। और वहाँ पे वो कहते हैं कि हमने बिजली बचानी है। और भाई बिजली बचानी है तो हर तरफ बचाओ, हर तरफ एक ही फार्मूला रखो। तो इस तरह जब आवाम पे बोझ डालेंगे तो फिर आवाम का रिएक्शन भी आएगा। आवाम एक जो आवाम के अंदर इस वक्त एक गुस्सा, मायूसी, एक नालापन है वो बिल्कुल होगा। मतलब इस वक्त यही सूरत नज़र आ रही है कि जिस वक्त लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो दूसरे दिन से महंगी नज़र आती है तो वो एक गाली खुद को निकालता है, एक हुकूमत को निकालता है। तो ये सूरत इस वक्त आम दुकानों पे, आम थड़ों पे, आम चीज़ों पे नज़र आ रही है कि लोग बिल्कुल इस वक्त बेबस हो चुके हैं। और सबसे बड़ी कि महंगाई हो रही है, ठीक है जी, आप कहते हैं जी वो अभी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, भाई होगा, लेकिन वो जो महंगे मुल्क हैं वहाँ के लोगों की आमदनी भी तो देखें कि वहाँ आप जितनी एक दिहाड़ी यहाँ पे एक बंदा कमाता है पूरा दिन मेहनत करके, वहाँ 1 घंटे की लेबर है
वहाँ 1 घंटा लेबर कर तो उससे इतने पैसे मिलते हैं। तो आप कहते हैं कि जी वो सस्ता मुल्क है जी, अभी हम मज़ीद कर सकते हैं ये, तो ये किसी किस्म की सूरत है। जिस तरह आपने बात की कि इलेक्शन से पहले थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है ताकि हम जब इलेक्शन में जाएं तो हमारा वोट बैंक अच्छा हो, तो ये तमाम पर चीज़ें करके ये किस तरह ये जो हुकूमत है या पीडीएम की हुकूमत है ये किस तरह इलेक्शन में जाएगी, तो आपको लगता है कि इससे इनका वोट बैंक बढ़ेगा? और ये जो बातें की जाती हैं कि अच्छा हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, सिर्फ नाम का रिलीफ दिया जाता है, वैसे तो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसमें अगर हम इसे थोड़ा सा सियासी रंग में भी बात करें तो इस वक्त जो कीमत बढ़ी है पेट्रोल की जी, उसके बाद बाज़ समझदार लोगों की तरफ से ये इशारा दिया गया कि शायद इलेक्शन भी होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, मतलब ये कीमत बढ़ना इतना एक वाज़े इशारा है कि या तो हुकूमत इतनी बेबस हो चुकी है कि उसके पास और कुछ चारा ही नहीं था, कि वो बिल्कुल फंस गई थी, उसने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, उसने अपनी पूरी 40 साल की जो पार्टी की मेहनत की हुई है वो सब ज़ाया कर दी, या फिर दूसरा ये है कि इलेक्शन 3 माह में नहीं होते। मतलब ये एक इतना अहम इशारा है कि इसकी वजह से लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि ये कैसे हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद आपकी हुकूमत ख़त्म हो रही है, 3 महीने बाद आपने इलेक्शन करवाने हैं और आप 275 रुपये फी लीटर पे पेट्रोल छोड़ के जा रहे हैं। लोग हैरान हो रहे हैं कि ये मसलन आज तक हुआ नहीं है। IMF ने अब जो किया है इनके साथ ये याद रखेंगे कि इन्होंने जो गलती पिछली गवर्नमेंट ने की है, अच्छा, मुआहदा ख़त्म करके, मुआहदा तोड़ के, उसकी वायलेशन करके, उसका खमियाजा अब इस तरह भुगता गया। IMF ने कहा कि अगर मेरे साथ एक भी शर्त आपने जो इस वक्त तय की है, वो अगर एक भी शर्त आप उससे रूबरदानी करेंगे, उसे छोड़ेंगे, तो आपका हमारी डील ख़त्म। मतलब अब वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उन्होंने कहा जी अगर आप अब पेट्रोल की कीमत अगर आपने बढ़ानी है, कागज़ों में बढ़नी चाहिए तो बढ़नी है, चाहे गवर्नमेंट निगरान है, चाहे आपकी हुकूमत जा रही है नहीं जा रही, हमें इससे गर्ज नहीं है। अगर आप हमारे साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम इतना टैक्स रखेंगे तो पेट्रोल पे, हमने इतना कीमत इस फार्मूले के तहत तय करेंगे, तो आपने उस फार्मूले पे हर सूरत अमल करना है, वरना हमारी तरफ से छुट्टी है। तो इस वक्त एक अजीब सूरत हाल है कि सियासत और मईशत आपस में टकरा रहे हैं कि मईशत बचानी है या सियासत बचानी है। लेकिन तो जब तक सियासत नहीं स्टेबल होगी तब तक मैशत भी स्टेबल नहीं हो सकती। वो तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जी भूखे पेट से आप किसी को साइंस और फलसफा नहीं सिखा सकते। बिल्कुल ऐसे तो इसी तरह भूखे पेट से आप किसी को ये नहीं बता सकते कि रियासत बचानी है कि सियासत बचानी है। तो इस वक्त पहला सबसे जो लोगों का मसला है वो रोटी, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। इसलिए रोटी मिलना हर किसी का हक भी है और रियासत का जिम्मेदारी भी है, रियासत का फर्ज भी है। रोटी की बात की आपने, आप आटे की सूरत हाल देख लें, 2900 रुपए का बोरा है जी। चीनी की कीमत देख लें, चीनी की स्टोरी सुने जी। चीनी की 160 रुपए किलो हुकूमत ने चीनी की कीमत मुकर्रर की 98 रुपए 82 पैसे। अच्छा, उस पर अमल दरामद होना था, सूबाई हुकूमत ने करवाना था। हमारे मोहल्ले में 160 शुगर मिल्स मालकान चले गए अदालत में, अदालत ने वो केस ही हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अच्छा, मतलब ठीक है अदालत ने अपने तौर पे किया होगा, लेकिन कम से कम इतना तो सोच लें कि ये रोजाना की बुनियाद पर सुनने वाला केस है कि आप इसे अर्जेंट उस पर लें कि रोजाना लोगों की जेबों से अरबों रुपया करोड़ों रुपया निकल रहा है। हाँ। इस हुक्म इम्तना की वजह से कि आप उसे कम से कम स्पीड अप तो करें, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर केस का फैसला करके उसे नई कीमत का तयन करें या करवाएं। तो वो पेंडिंग है और 150 160 रुपये किलो धड़ाधड़ चीनी बेच रहे हैं। वो 100 रुपये वाली चीज़, 110 रुपये वाली चीज़ कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत कहती है हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई रेट नहीं है इस वक्त, इसलिए हम इस पे कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते और इससे चीनी 150 160 रुपये किलो बिक रही है। और ये सूरत हाल है, ये प्रायोरिटीज़ हैं हमारी। जिसका जहाँ पर कह ले कि दाल लग रहा है वो लगाई जा रहा है, लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, कोई शक नहीं। और अज खुद इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सब्जियां आप देख लें इतनी महंगी हो चुकी हैं, चिकन की कीमत आप देख लें इतनी महंगी हो गई है कि एक आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता कि अच्छा चलें आज चिकन में कोई सब्जी डाल के खा ली जाए। समझे आपका 1500 रुपया कहीं नहीं गया है और जिसकी दिहाड़ी नहीं है 1500 रुपया, वो क्या ही करेगा। अच्छा, एक मजेदार चीज़ बड़ी ये है कि जो खरीदार है वो तो परेशान है ही है, जो चीज़ बेचने वाला वो भी रो रहा है। अब चिकन वाले हैं, हम चिकन पोल्ट्री वालों से, पोल्ट्री फार्मर से अगर बात कर लेना तो वो कहेगा मैं तो पल्ले से पैसे डाल के ये कारोबार कर रहा हूँ, वरना मेरी तौबा मैं तो इस वक्त फंस गया हूँ, मैं तो अब चूंकि चल रहा है कारोबार इसलिए मजबूरी है मेरी। कि मतलब एक ऐसी सूरत है जिसमें आपको कोई तबका भी मुतमिन नहीं नजर आता कि वो कहेगा ठीक है जी मैं कमा रहा हूँ पैसे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा हक है पैसे कमाना। वो भी यही कहेगा जी मैं मर गया, मैं लुट गया। ये चीनी 160 रुपये बेचने वाले भी यही कहेंगे कि नहीं जी नहीं, हम तो मर गया, लुट गया हमारा तो। और जब इनकी बैलेंस शीटें चेक करें आप साल के आखिर में जो आती हैं
किसी ने 8 अरब रुपये मुनाफा कमाया, किसी ने 6 अरब रुपया कमाया, किसी ने 15 अरब रुपया कमाया। वो कंपनी किसी के खसारे में नहीं जाती, लेकिन अब रोना धोना इनका और ऊपर से और अच्छी बात ये है कि जनाब वो टैक्स नेट में भी होते नहीं है, और टैक्स नेट में हम जैसे लोग होते हैं जो तनख्वाहदार तबका होता है, उनके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं। मतलब गुज़श्ता साल जो तनख्वाहदार लोगों ने टैक्स दिया है वो 260 अरब रुपए से ज्यादा है, और जिनको देना चाहिए टैक्स वो टैक्स नेट में है ही नहीं है। वो इससे कम है। जो एक्सपोर्टर है, जो डॉलर में बाहर से चीजें जिनको पेमेंट होती है, जिनको अदायगियां होती है, उनका सैलरी क्लास से जो उन्होंने टैक्स अदा किया है वो कम अदा किया है। ये जो कंपनियों वाले, मिलों वाले हैं, ये हमारी जेब से सेल्स टैक्स निकाल के, एक्साइज टैक्स निकाल के वो सिर्फ हुकूमत को जमा करवाते हैं। असल मसला ये है कि जो उनकी इनकम है, जो उनका प्रॉफिट है, उस पे वो टैक्स कहीं और जाता है। अच्छा। जो मैंने अगर कोई पानी की बोतल खरीदी है, उस पे अगर मैंने 5 रुपए 10 रुपए सेल्स टैक्स दिया तो वो कंपनी जमा करवा देगी और फिर कहेगी देखें हमने इतना टैक्स जमा करवाया। और भाई आपने मेरा पैसा सिर्फ हुकूमत को ट्रांसफर किया है, आपने खुद अपना नहीं दिया। चीनी वाले कहते हैं हमने इतना टैक्स दिया, और भाई तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने 16% जो 1 किलो चीनी पे मैंने टैक्स दिया आपको 16 और 8 24 रुपए 25 रुपए, आपने वो सिर्फ हुकूमत को जमा करवाया और वो भी पूरा नहीं करवाया। मतलब आपने चीनी की पैदावार कुछ शो की हुई है, बेचा कुछ और है, और इसी तरह आटे की पैदावार कुछ और, बोतलें कुछ बनाई हैं, उनकी तादाद कुछ है। मतलब ये एक अजीब वो एक खिचड़ी सी मची हुई है और बनी हुई है। अच्छा, दूसरा बिजली के बिल इस दफ़ा ज़ाहिर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुख्तसरन इसका जवाब लेना चाहूँगी। उस दिन हमने आपसे पेट्रोल की कीमत पे भी बात की थी जब बढ़ी थी, तो तब भी लोग नहीं बात करना चाह रहे, तो बहुत मायूसी का शिकार थे। तो बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, क्या लोगों का मौक़िफ़ था इसके ऊपर? बिजली इस वक्त अब आम घर का 300-400 एवरेज बिल तकरीबन यूनिट होता है। उससे अगर आप आखिर में मल्टीप्लाई करें अपना बिल सामने रख के, तो आपको कम से कम 45 रुपये फी यूनिट बिजली पड़ेगी। मतलब मुझे नहीं पता उसमें सेल्स टैक्स कितना है, सरचार्ज कितने हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है उसमें, लेकिन मैंने जो पे किया है वो 40 से 45 रुपये फी यूनिट पे किया है, और मुझे वही कीमत पड़ी है। अब अंदाज़ा कर लेंगे 45 रुपये फी यूनिट जहाँ पे बिजली चल रही हो, उस घर में एसी कितनी देर चलाता होगा कोई, और किस तरह सोता होगा चला के, और रात को यही चेक करता रहता है कितने बज गए, बंद करूँ इसको। एग्जैक्टली, हाँ, कि रात की नींद लेना भी एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और ख़ासतौर पर ये जो मिडिल क्लास है हमारे लिए, तो जनाब हम पूरा दिन एसी भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि एंड पे होता है कि बिल कहाँ से देंगे, इतनी तो सैलरीज नहीं है। तो इसलिए ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम को रिलीफ किस तरह देना है। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। महंगाई के हवाले से हम ओवरऑल बात कर रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जादू टूने, जन्नात या फिर देवी देवताओं पर यकीन रखने की जो तारीख़ है ना, बहुत पुरानी है। कदीम रोम, यूनान और मिस्र में कई ताकतवर जादूगर मुख्तलिफ मकासद के लिए जादू का इस्तेमाल भी किया करते थे और लोगों पर एक दहशत भी तारी रखते थे। अलमिया ये था कि लोग महज तूफ़ान और ज़लज़ले जैसी आफात को भी देवी या फिर देवताओं का हुक्म समझते थे, जो कि एक बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मगर हकीकत ये है कि लोगों में कई सदियों से ऐसी माकूफुल फितरत चीज़ों के बारे में कई और मफरूज़े भी घटते चलते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब लिया जाता है कि शायद इस पर जन्नात का साया हो गया है, कोई कारोबार ना चल सके, या किसी के घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब समझा जाता है कि जनाब किसी ने हमारे ऊपर जादू करवा दिया है शायद। और काला जादू या भूत परेत जैसी चीज़ें वजूद ज़रूर रखती हैं, इससे इनकार नहीं मुमकिन। इनका जिक्र तो कुरान मजीद की सूरत नास में भी आया है, मगर हर सूरत को इसी से मंसूब मत किया जाए, क्योंकि वजूहात कई और भी हो सकती हैं। और ना ही इस बना पर झूठी कहानियाँ बनाकर हमारा जो कारोबारी मंजन है ना, वो बेचना दुरुस्त भी नहीं है। और कितना बुरा अमल है ये कि जाली बाबे और जो पीर लोग हैं वो दूसरों को डरा धमका कर पागल बनाते हैं और उनसे पैसे लाखों रुपए बटोरे जाते हैं इस नाम पर, और वो जाली पीर होते हैं।
इसके साथ साथ ये भी दुरुस्त नहीं है कि आप लोग साइंसी और नफ्सियाती बीमारियों को भी जन्नात और जादू से मंसूब कर दें। बहरहाल ऐसे टॉपिक पर बात करना बहुत ही पेचीदा मामला होता है, क्योंकि बात करते हुए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ नहीं आती कि आवाम को इस सब पर किस तरह से समझाया जाए और किस तरह इन मसाइल पर बात की जाए। इसीलिए आज हमने दावत दे रखी है, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन तमाम तर चीज़ों पर रहनुमाई हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब आज का टॉपिक मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि जादू होता है, अगर कुछ हो जाए तो शायद किसी ने जादू कराया है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही तो किसी ने जादू या बंदिश करवाई हुई है। जादू की असलियत है क्या और इसकी तारीख क्या है? क्या जादू वाकई है? बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज एक मरतबा फिर एक ऐसा उन्वान जो कमो बेश हर दूसरे घर के अंदर जिसका कोई ना कोई हाल अहवाल मौजूद होता है, इससे कतई नज़र के कोई इस पर कुल्लियतन 100% एतमाद करे, यकीन रखे या ना रखे, लेकिन भारत और माशरे के अंदर इस हवाले से इतनी ज़्यादा गुफ्तगू पाई जाती है, इतना ज़्यादा उभाम पाया जाता है और इतनी गैर इल्मी बुनियादों पर क्यास आराई पाई जाती है कि कोई शख्स भी किसी न किसी दर्जे पे खा कितना ही मजबूत एतकादात का मालिक क्यों ना हो, जब उसकी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है तो वो एक लम्हे के लिए उसका इरादा मुतज़लज़ल होना शुरू हो जाता है और गिरदो पेश से उठने वाली ये आवाज़ें कि तुम पे जादू हो गया है, तुम पर असरात हो गए हैं, तुम्हारे ऊपर कोई भूत परीत जो है उसने अपना कब्ज़ा कर लिया है, इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंसान की ईमान को मुतज़लज़ल कर रहे होते हैं। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि इस मौजू के ऊपर बात होनी चाहिए और बहुत तफसील से कलाम होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस मुख्तसर से वक्त में इस मौजू का अहाता करने की कोशिश करें ताकि हम इसकी चंद चुनिंदा जो पहलू हैं उनके ऊपर रोशनी डाल सकें और उसके हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही जो एक हो सकता है रहनुमाई है वो हासिल की जा सके। जहाँ तक जादू है तो बहुत आम फहम सी बात यह है कि एक ऐसी चीज़ जो गैर मरई तौर पर हमारे सामने पेश की जा रही होती है, जिसे ज़ाहिरी तौर पर अकल और असबाब के साथ जिसका होना जो है वो उसे अकल कबूल नहीं कर रही होती है जी। और वो हमारे सामने हो रही होती है। ऐसी हालत के तब्दील होने का अमल जो है उमूमी तौर पर उसको ये जो गैर मरई तब्दीली होती है, जो बग़ैर असबाब के तब्दीली हमारी ज़िंदगियों में आ रही होती है, हमारे सामने आ रही होती है, इससे अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि ये कोई माफ़ौक़ुल फ़ितरत अमल है। अच्छा। या ये जिसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं कोई जादू या कोई और मामला है। अच्छा, ये जो जादू है इसकी जो तारीख़ है ये बहुत पुरानी है। अच्छा। यानी बहुत कदीम ज़मानों में भी ये अपने बामे उरूज के ऊपर मौजूद था। अच्छा। और शायद अगर हम ये कहें कि ये एक अजीब मामला है कि इसके हवाले से हर ज़माने के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में इसके साथ जुड़े रहे या इससे मुतासिर होते रहे। जो सबसे पुराना अहवाल हमें मिलता है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का मिलता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने मुहिब्बीन के साथ, अपने उम्मतियों के साथ एक बस्ती से गुजरे और उन्होंने देखा कि वो बस्ती जो है उसके सारे दरख्त जो हैं वो वीरान हुए हुए हैं। अच्छा। उसके पौधे वीरान हैं। तो आपने उनमें से एक पौधे की तरफ निगाह इल्तफ़ात फरमाई और उस पौधे को अल्लाह ने अपने हुक्म से, अपने करम से जो है वो सब्ज़ फरमा दिया। अच्छा। अब जब आप देखते गए और आप आगे चलते गए तो जिस पौधे पर आपकी निगाह पड़ती जाती और आप उसके बारे में तवज्जो दिलाते यानी इशारा करते, वो सब्ज़ होता जाता। जब आप वादी से गुजर कर चोटी की दूसरी तरफ पहुँचे, पीछे मुड़ के आपने और आपके मुहिब्बीन ने, आपके असहाब ने देखा तो सारी वादी जो है वो सब्ज़ हो चुकी थी। तो लोगों ने पहली मर्तबा ये आवाज़ निकाली, क्योंकि उनका ज़हन इस बात को कबूल नहीं कर रहा था कि ऐसे जो बंजर होया हुआ इलाका है जहाँ पर पौधे झाड़ियों में तब्दील हो चुके हैं, कांटों में तब्दील हो चुके हैं, वो आन की आन में एक लम्हे में कैसे सब्ज़ हो सकते हैं। तो जब मुड़ के उन्होंने देखा और उन्हें वो हरियाली नज़र आई तो उस हरियाली से मुतासिर होने के बाद उन्होंने जो है वो ये बेसाख्ता उनके मुंह से निकला कि आपका जादू क्या कमाल का जादू है कि आपने सबको जो है वो हरा कर दिया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि क्या ये अच्छा होता कि तुम ये कहते कि ये जो सब्ज़ा है ये आपके रब के इज़्न यानी आपके रब की इजाज़त से जो है वो सब्ज़ हुआ है। ये जो पौधों पर वीरानी थी और ये जो अब सरसब्ज़ा इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ये अगर तुम इसे अल्लाह के हुक्म के साथ, अल्लाह के इज़्न के साथ इसको वाबस्ता करते तो ये जो है ये खैर का मामला होता। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ऑनवर्ड हर ज़माने के अंदर ये जो है वो दर्जा कमाल पे नजर आता है। जी, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु के ज़माने से आने तक, उससे पहले आप ये देखें ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर ये इतना दर्जा कमाल पर पहुँच चुका था कि उनके बारे में रिवायात में मौरखीन ने ये बात लिखी, तारीख दानों ने ये बात बताई
कि मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना वो ज़माना था कि जिस वक्त कोई चार दीवारी यानी घर का की चार दीवारें ऐसी नहीं थी कि जिनके अंदर कोई ना कोई जादू से वाबस्ता, जादू करने वाला, जादू से वाबस्ता कोई आदमी मौजूद नहीं था, या उन चार दीवारी की चारों दीवारों में से कोई ना कोई दीवार किसी ऐसे घर से लगती थी जहाँ पे जादू करने वाला मौजूद था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस मुआशरे के अंदर जादू कितना एक रोज़मर्रा का एक चीज़ बन चुकी थी। अच्छा, जादू जो है इसके हवाले से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक ही हमें इसी तरह रिवायत नज़र आती है। और ये क्या दिलचस्प अमर है कि जहाँ इंतहाई कदीम और दकियानूसी ज़मानों के अंदर जादू जो है उसके ऊपर यकीन रखने वालों की एक बड़ी तादाद हमें मिलती है, वहीं पे आज जैसे जदीद ज़माने के अंदर और फिर हमारे दरमियान भी जो इंतहाई जदीद मुआशरे हैं, इवन वेस्ट में भी हम देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद बाकी वो सारे माकूलात से जो है ना उनके बारे में दलील तलब करते हैं और हर चीज़ को एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ देखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर अभी भी इतनी रोशन ख्याली के बावजूद और साइंस के साथ इतनी आला और गहरी वाबस्तगी होने के बावजूद, उस पर इतना गहरा यकीन होने के बावजूद आज भी वहाँ एक बड़ी तादाद जो है वो तोहमात का शिकार है और वो जादू और उसके असरात पे यकीन रखती है और उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं महसूस करती है, चीज़ों से जो नहुसत की वाबस्तगी है उसके हवाले से भी यकीन रखती है। सो ये हर ज़माने का मसला रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो ये इस दर्जे पे बढ़ गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस ज़माने के नबी यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोइज़ा ही कैसा अता करना पड़ा। आप देखिए ना कि मोइज़ा क्या था कि वो सारे लोग अज़दहे फेंकते थे और मैदान में फेंक देते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा आसा अता फरमाया जो दिन के अंदर सहारे का, लाठी का काम करता था, रात को रोशनी का काम करता था और जिस वक्त इस तरह का कोई मार्का आता तो बड़ा अज़दा बन जाता और उन सारे सांपों को खा जाता। तो ये उस ज़माने के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और तौरात के अल्फाज हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का वो आसा जो है उन सबको निगल चुका और सब हैरत से गुंग हो गए और उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ तो जो आला दर्जे का, ये वो कौम थी जो अपने आप को इंसानी तारीख का जादू के हवाले से, शोभदाकारी के हवाले से सबसे जदीद मुआशरा समझते थे, सबसे एडवांस समझते थे। अब अल्लाह जब मोइज़ा अता करता है अपने नबी को तो मोइज़ा होता ही उस इल्म के अंदर है जिसमें उन्हें गोया महरूम कर दिया जाता है, उनकी अकल गुंग हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आती कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि मूसा तेरा जादू इतना ताकतवर है कि हम सब का मिल के जितना जादू यानी उसका एक धाक थी, उसका एक जलाल था, उसे तुम्हारे एक जादू ने जो है ना उसको ख़त्म कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ये जादू नहीं है, जादू जो है वो तो शैतानी अमाल पर मबनी होता है और वो शैतान की मदद और नुसरत से किया जाता है, जबकि ये रहमान की मदद और नुसरत के साथ हुआ, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास ताईद और इजाज़त के साथ जो है ना। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, काले जादू का बहुत ज़्यादा सुनने में आता है और लोगों पे भी कहा जाता है कि काला जादू करा दिया और वो उसकी डेथ भी होगी और ये सारी चीज़ें भी होगी। तो क्या काला जादू दूसरे जादुओं से मुख्तलिफ होता है या क्या है? बहुत आम और सादा सी बात समझने वाली है कि बाहर तौर रूहानियत का जो वजूद है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ पर रूहानियत से कुछ ख़ास औरादो वज़ाइफ के साथ बरक़ात हासिल की जा सकती हैं, हमें सही हदीस से ये बात पता चलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई असहाब को ऐसे कलमात मुक़द्दसा जो है उनकी तिलावत के लिए कहा, उनको पढ़ने के लिए कहा कि जिनसे उनके मामलात में बरकत आती थी। सो कुरान हकीम खुद सारा सरापा खैर और बरकत है। सो जहाँ कुछ खैर पर मबनी कलिमात की बुनियाद पर इंसानी ज़िंदगी के अंदर बरकत आती है, वो वहीं पे कुछ नामुनासिब अल्फाज के दोहराने से, कुछ नामुनासिब आमाल के करने की वजह से इंसानी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी दर्जे की मुश्किलात और परेशानियां जो हैं वो भी आ जाती हैं। जादू की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हम ये कहते हैं कि दो इंतहाओं पर रहकर सोचने वाला अमल है। एक वो तबका जो यकसर इसकी नफ़ी करता है, वो भी मैं समझता हूँ हकीकत पर मबनी नहीं है, उनका इल्म भी महदूद है। और एक वो तबका जो हर बात को और ज़िंदगी में होने वाली हर अनहोनी बात को जादू टोने के साथ वाबस्ता कर देते हैं, वो भी जो है मैं समझता हूँ जहालत पर मबनी नज़रिया है। अब काले जादू का जो आपने सवाल किया है, तो जो कलिमात खैर से मामलात तय किए जाते हैं, उनसे जो बरकत हासिल की जाती है, उन कलिमात मुक़द्दसा के पढ़ने से अल्लाह की पाकीज़ा पनाह हासिल होती है, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाता है, अपने मामलात में आसानी के लिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है। वो कलिमात खैर जो हैं वो नूरानी कहलाते हैं। और वो सारे मामलात और मामूलात जिनकी बुनियाद पर किसी इंसानी ज़िंदगी के अंदर शर पैदा करने की कोशिश की जाती है,
मुश्किल पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर किसी नेमत से उसको महरूम या दूर करने के लिए या उसकी मुशक्क़त को बढ़ाने के लिए, एक नेमत तक पहुँचने में मुशक्क़त दरकार होती है, उस मुशक्क़त को बढ़ाने के लिए जो नापाक अमाल किए जाते हैं उनको उर्फ़ आम में काला जादू कहा जाता है। और ये होता है, जी हाँ, यकीनन इसका वजूद होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत काबिल ज़िक्र बात यह कि जैसे हम इसका इकरार करते हैं तो लोग ज़िंदगी में आने वाली हर ना हल होने वाले मसले को काला जादू के ज़ैल में दे देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इंसानी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी मसाइल और परेशानियां आती हैं वो 3 दायरों में आती हैं। अच्छा। माहिर रूहानियात जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि 3 दायरे ऐसे हैं, 3 औराज ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाहर के मामलात जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। एक हमारा दायरा जिस्मानी होता है जिसे हम फिजिकल ओरा कहते हैं, जिससे उर्फ़ आम में बीमारियां हम समझते हैं। हाँ। एक दायरा होता है नफ्सियाती, जो साइकोलॉजिकल ओरा जिसको कहते हैं। उसका मामला ये होता है कि वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो हमारी फ़िक्र है, सोच है, उसके हवाले से जो इंतशार पैदा होता है या यकसुई पैदा होती है, इत्मीनान पैदा होता है, उस पर किसी न किसी अंदाज में कोई चीज़ असरअंदाज होती है। और तीसरा जो होता है वो स्पिरिचुअल ओरा होता है। स्पिरिचुअल ओरा का मतलब ये होता है कि जो खालिसतन आपकी रूह के साथ जो चीज़ें वाबस्ता होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। तो अमूमन ये होता है, मैं एक तालिब इल्म के तौर पे ये समझता हूँ कि जब कोई आदमी रूहानी आर्जे के साथ हम तक पहुँचता है तो बड़ी अजीब सा मामला होता है कि वो बज़िद होता है कि उसे ये बताया जाए कि उसे कोई ना कोई रूहानी मामला है। हालांकि मेरा ज़ाती तजर्बा ये कहता है कि 100 में से 90 लोग वो होते हैं जिनकी तकलीफ या जिस्मानी होती है या नफ्सियाती होती है। यानी मैं कतई तौर पे इस बात इसका भी नहीं ऐलान कर रहा कि 100% कोई रूहानी मसला नहीं होता। यकीनन रूहानी मसाइल भी होते हैं, लेकिन रूहानी मसाइल की तादाद बहुत कम होती है। बाकी 2 जो औराज हैं उनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये हो सकता है कि एक आदमी के जिस्मानी मसाइल हों और वो मुसलसल रहने की वजह से वो नफ्सियाती असर जो है वो इख्तियार कर गए और आपकी नफ्सियात पर भी उनके असरात आने शुरू हो गए और वो नफ्सियात से फिर एक दर्जा आगे जाके आपकी जो रूह है उसके ऊपर भी उसकी कैफियत जो है वो आना शुरू हो जाए। बिल्कुल इसी तरह कुछ नफ्सियाती मसाइल ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक रहते हैं, तो वो जिस्मानी आर्जे का जो है वो जरिया बन जाते हैं। क्योंकि ये तीनों इंटरलिंक्ड है ना, आपस में बिल्कुल बराह रास्त जुड़े हुए हैं। इंटरलिंक्ड है तो वो आपको एक चीज आपकी मुतासर होती है तो ऑटोमेटिकली बाकी औराज भी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक और बड़ी अहम बात, हमारे यहाँ एक अमूमी मिथ कायम की जाती है कि जी कुरान पाक जो है वो कामिल शिफा है। यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई साहिब ईमान जी शऊर आदमी इससे कैसे इनकार कर सकता है। तो कुछ लोग इस बात पर इसरार करते हैं कि ये जो तकलीफ है इसे बस अल्लाह के कलाम से ही ठीक कर लिया जाए और इसी से जो है ना हमें दवाई लेने की क्या ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, माहिर नफ्सियात से रुजू करने की क्या ज़रूरत है। भाई रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कामिल कलाम तो किसी के पास नहीं था। मेरे करीम रसूल से ज़्यादा बढ़कर किसी की रूहानी बालिदगी, रूहानी दर्जा तो किसी को हासिल नहीं हो सकता ना। मेरे करीम रसूल का मामूल क्या है कि जब आपको बुखार आता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इस्तग़फ़ार करते हैं, फिर अपने नवाफिल को बढ़ा देते हैं, फिर सदका देते हैं। जब ये तीनों मामलात से भी बुखार नीचे नहीं आ रहा होता तो फिर अपने असाब में से अनस बिन मालिक को कहते हैं कि अबू कुआशा नाम का जो यहूदी हकीम है उससे मेरे लिए दवाई लेकर आओ। तो वो असहाब जो है वो आपस में एक दूसरे की तरफ देखना शुरू करते हैं। हुजूर पूछते हैं किस बात ने तुम्हें रोक रखा है? वो कहते हैं या रसूलल्लाह वो यहूदी हकीम है और वो आपके खिलाफ, आपकी नबूवत के खिलाफ, आपके सारे नजरिए और फिक्र के खिलाफ लोगों को उकसाता रहता है। आज जब हम उसके पास आपकी बीमारी की लिए यानी दवाई लेने के लिए जाएंगे तो वो इस पर तमस्खुर करेगा और वो हैरान होगा क्या ऐसा आपके पास तो अल्लाह ने सारी रूहानियत अता कर रखी है, तो आपसे आप खुद अपने ऊपर दम फरमा ले और इस मामले को जो है ना ठीक कर लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ऐ अंस याद रखो जो मैं कलमात मुक़द्दसा पढ़कर अपनी ज़िंदगी के अंदर खैर दाखिल करता हूँ वो भी अल्लाह की इजाज़त से मेरी ज़िंदगी में दाखिल होता है, और वो जो हकीम की दवाई से इंसान को शिफा मिलती है और उसकी ज़िंदगी में खैर हासिल होता है वो भी अल्लाह के हुक्म से होता है। तो खैर सारे का सारा खालिस अल्लाह के हाथ में है, ना ये कोई पीर दे सकता है, ना कोई फ़कीर दे सकता है, ना हाँ ये ज़रूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ मकबूल बंदों की दुआएं अल्लाह के यहाँ बहुत कबूलियत का दर्जा रखती हैं और सुनी जाती हैं। फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो कलमात मुक़द्दसा हैं, कुरान हकीम की आयात जो हैं वो हैं, फिर वो जो मसनून औराद व वज़ाइफ हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सनद के साथ हम तक पहुँचते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर मामूल का हिस्सा बनाया जाए, तहारत इख्तियार की जाए, अपने मामलात के अंदर हुस्न सलूक इख्तियार किया जाए। ये जो तहारत का मामला है बिल एहतमाम बावुज़ू रहा जाए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस वक्त तक वुज़ू में रहता है उस वक्त तक आसमान से उतरने वाले
4 फरिश्ते उसको एक ऐसी चादर में ढांपे रखते हैं जहां ना उस तक कोई मासियत पहुंचती है, ना जादू पहुंचता है, ना कोई और चीज़ पहुंचती है। फिर ये जो मौज़तैन आखिरी 2 सूरतें हैं, आयतुल कुर्सी है, ला हौल की तस्बीह है, इन्हें कसरत के साथ एक ऐसा शख्स जिसे अपनी ज़िंदगी में कहीं ये गुमान गुजरता है कि उस पर कुछ असरात हैं, उसे भी ये पढ़ना चाहिए। और जिन लोगों की बेहमदी ताला जिनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला नहीं है, उन्हें भी हुसूल बरकत के लिए और अपनी हिफाजत के लिए मामूल के साथ इसे खुद भी पढ़ना चाहिए, अपने घर के अंदर भी ये माहौल कायम करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसकी तरगीब दिलाना चाहिए। इन दुआओं की निस्बत से, इनके ताल्लुक से ज़िंदगी के अंदर बरकतें भी हासिल होती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिफाजत भी हासिल होती है। बेशक बेशक, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाली जाए कि बहुत से लोग कहते हैं कि इसके ऊपर साया हो गया है, जिन्नात का साया हो गया है, तो इस पे मुझे बताइए कि क्या वाकई ऐसा होता है? फिर हम लोग जाली पीरों के पास, फकीरों के पास जाते हैं। और क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं बराह रास्त बता दूं, जिन्नात जो है वो भी अल्लाह की एक मखलूक है, जैसे इंसान मखलूक है। कुरान हकीम ने खुद हमें बताया कि जो शरीर जिन भी होते हैं और इंसानों में भी शरारत करने वाले लोग मौजूद होते हैं। ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो जिन्नात के साथ राब्ते में आ जाते हैं और अपनी इस बदकारी के अंदर, इस कबी हरकत के अंदर लोगों की ज़िंदगियों में ये जो एक अज़ियत और एक शर दाखिल करने के लिए उनकी मदद हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि हर जिन जो है ना वो इस काम पर ही नहीं लगा हुआ, अल्लाह ने उनको अपने मकासद के तहत पैदा किया है। उनके अंदर बहुत सारे इबादत गुजार जिन भी मौजूद होते हैं जो अल्लाह के मुसलमान जिन हैं और जो अल्लाह की बहुत इबादत रियाजत में मौजूद होते हैं, जबकि उनमें एक छोटा सा तबका यकीनन ऐसा है जो शर पर उसी तरह कारबंद है जिस तरह इंसानों में है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान और शरीर जिन का आपस में जब इल्हाक हो जाता है, इत्तेहाद हो जाता है, तो ये जो जादू के असरात हैं, ये जो नेगेटिविटी है, इसको किसी की ज़िंदगी में दाखिल करना आसान हो जाता है। लेकिन हर 2 सूरतों में वो जिन से आपकी ज़िंदगी में कोई शर दाखिल हो या इंसान के हाथ से दाखिल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह तलब करनी चाहिए और यही सबसे महफूज और आजमूदा जो है वो रास्ता है। बेशक ऐसे ही है। थोड़े से वक्त में हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और एक्सप्लोर किया जाए। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कहा जाता है कि 2 कतरे पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं, और इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब और बलूचिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ किया है, और जिसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5 साल से कम बच्चों को पोलियो से बचाव मुहिम के कतरे पिलाए जाएंगे। और तरक्की याफ्ता ममालिक ने मुख्तलिफ अमराज को जड़ से उखाड़ फेंका है, और दुनिया भर में बहुत सी ऐसी जो कैंपेन्स जारी हैं जिनका मकसद मूजी बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, और तकरीबन पूरी दुनिया से इस मर्ज़ का ख़ात्मा हो चुका है। मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया के वो वाहिद ममालिक रह चुके हैं जहाँ पर अब भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि अफ़गानिस्तान तो समझ लें कि खाना जंगी का शिकार रहा, जिसकी वजह से वहाँ पोलियो के ख़िलाफ़ इतनी मौसर पॉलिसी नहीं बन सकी है। मगर पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं थे। इसके बावजूद भी इस मूजी मर्ज़ का हमारे मुल्क में होना कोई काबिल तहसीन अमल नहीं है, और पाकिस्तान में पोलियो को लेकर बहुत से गलत तसव्वुरात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं, और हर साल कुछ ऐसे केसेस ज़रूर रिपोर्ट होते हैं। और पोलियो को लेकर पाकिस्तान में माँ बाप इसको अंग्रेज़ों की साजिश कहते हैं, जैसे गलत तसव्वुरात से जोड़ते हैं इसको। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि जनाब क्यों नहीं पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री हो रहा। कैंपेन्स की जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं तरतीब दी जा रही है जिस पर अमल दरामद करा के जो एक केस भी रिपोर्ट होता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम अब पोलियो फ्री होने वाले हैं, कोई एक आधा केस ज़रूर निकल आता है। तो हमें किस तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, पोलियो है क्या, इसके कितनी टाइप्स हैं, इस पर हम आज डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियो में डॉक्टर समीउल्लाह मुमताज़ साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, मेयो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब पोलियो के हवाले से कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं पोलियो के साथ लड़ते
हुए हमें। हर दफ़ा कैंपेन्स की जाती हैं, मुहिमात शुरू की जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट हो जाता है केस। तो सबसे पहले बताइए पोलियो फैलता कैसे है, और दूसरा है कि पोलियो की कितनी टाइप्स हैं? देखें, पोलियो जो है वो बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है। जिस तरह आम वायरल इलनेसेस आप देखते हैं जिसमें आम फ्लू हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह की एक वायरल इलनेस है। लेकिन इसमें जो हमारे पास आदाद शुमार हैं, जो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू है, उस सब के मुताबिक पोलियो एक ऐसा वायरस है जो हराम मगज़ पे डायरेक्ट अटैक करता है। अच्छा। हराम मगज़ पे अटैक करने की वजह से ये जिस्म को पैरालाइज़ कर देता है। जिस्म के किसी एक हिस्से को कर सकता है, एक से ज़्यादा हिस्से को कर सकता है। आम तौर पर ये टांगों पर हमला करता है, जिसकी वजह से जो अपाहज है बंदा वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है और उसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए जो पोलियो वायरस है उसको वायरल इलनेसेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, सबसे ज़्यादा उसके लिए कैंपेन्स की जाती हैं, सबसे ज़्यादा उसके लिए ट्रीटमेंट्स के हवाले से, ख़ासतौर पे वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जाती है। अच्छा, जो जिस तरह मैंने पूछा कि कितनी टाइप्स हैं पोलियो की, वो भी हमें बता दें, क्योंकि हमें तो यहाँ लगता है कि शायद पोलियो की एक ही टाइप होगी। क्या और भी इसके एग्जाम हैं? बेसिकली पोलियो की टाइप्स 3 हैं, पोलियो 1, पोलियो 2 एंड पोलियो 3। लेकिन हमारे पास जो कॉमन है या जिसको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीट करते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो करते हैं, वो पोलियो 1 है, जिसकी अभी रिसेंटली भी KPK में केसेस जो है डिस्कवर हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं जिसमें दे ऑल कैन कॉज पोलियो। अच्छा, दूसरा कि ये फैलता कैसे है? यहाँ पर कैंपेनिंग की जाती है, जैसे आपने भी कहा कि वक्तन बा वक्तन कैंपेन्स की जाती है, लेकिन फिर भी एक ना कहीं एक रिपोर्ट हो जाता है केस। फैलता कैसे है, किसके थ्रू जो ये होता है? देखिए, इसमें फैलने के हवाले से हर वायरल इलनेस जो है उसके 2 ही रूट्स हैं जी, जो मेनली हम देखते हैं, जिसमें एक ओरोफिकल रूट हम देखते हैं और दूसरा जो रेस्पिरेटरी रूट है, जिसमें आप पेशेंट कोई स्नीज़ कर रहा है, कोई छींक मार रहा है, कोई खांसी कर रहा है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसको हम कहते हैं कि उसकी छींक के जो ज़रे हैं उसकी वजह से दूसरे तक ट्रांसमिट हो जाता है। अब वो छींक के ज़रे किसी के हाथ पे गिरे हैं, किसी के कपड़ों पे गिरे हैं, उसने हाथ लगाया, उसी हाथ से किसी दूसरे को ट्रांसमिट हो गया। इसी तरह ओरोफिकल रूट में मेन ओरली है कि वायरस ही जाता मुंह के रास्ते ही है, और उसके बाद ये या तो गले में जाके ठहर जाएगा, वहाँ पे जाके इन्वेड करेगा, वहाँ पे जाके डिज़ीज़ जो है वो कॉज करेगा, या फिर ये जाके तो पेट में जो अंतड़ियाँ हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जाके ये रह जाता है और वहाँ से डिज़ीज़ कॉज करता है। तो बेसिकली स्प्रेड अगर आप कहें तो मुंह के रास्ते ये जाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की फॉर्म में भी जा सकता है, ओरल इंजेक्शन की फॉर्म में भी जा सकता है, और सबसे यहाँ पे मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि सबसे जो कॉमन इसका सोर्स जो हम देखते हैं वो ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर, बच्चे घर में खेल रहे हैं, कर रहे हैं, और खिलौनों को हाथ लगाते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं किसी भी तरह से, बाहर से आए हैं जहाँ से, वहाँ से हो सकते हैं, वहाँ पे जो है इन्फेक्शन किसी तरह से ट्रांसमिट हो सकती है दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए। अच्छा, तो बच्चे ने खिलौने को हाथ लगाया, उसके बाद खिलौने से हाथ मुंह में बच्चे कॉमनली डाल लेते हैं, चाहे वो चूसनी है, चाहे फीडर है, किसी भी तरह से, तो वहाँ से अंदर चला जाता है और ये ऑब्वियसली डिजीज़ का हो सकता है। मतलब ये इतना कह लें कि क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों से भी ये हमें पोलियो के वायरस जो है ये जो देखते हैं कॉमनली, जो फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ हैं बच्चों में सबसे कॉमन है, उसकी वजह ये। अच्छा, लेकिन ये हर बार जो बच्चों को कतरे भी पिलाए जाते हैं, छोटे बच्चों को, 5 साल से जो कम बच्चे हैं, लेकिन फिर भी क्यों बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं? क्या एक दफ़ा वैक्सीनेशन करने से 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो काफ़ी नहीं है, या 5 साल मुसलसल वैक्सीनेशन करवाएंगे तभी जाके आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप इस वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो आपके जो सेल्स हैं वो बनना शुरू होते हैं? देखिए, इसमें किसी ना किसी एंड पे हमेशा गुंजाइश रह जाती है, किसी ना किसी एंड पे कोताही रह जाती है। तो अगर हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शेड्यूल देखें, जिसमें हमारे मिनिस्टर साहिबान आए रोज़ जो है वो कैंपेन लॉन्च करते हैं, आए रोज़ जो है वो होती है, लेकिन सम और दी अदर बीइंग मुस्लिम्स, बीइंग जो है कम्युनिटी, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। अच्छा, हमारे अंदर, अपने अंदर जो है वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं।
अभी लास्ट हमारे पास पेंडेमिक रही है कोविड, जिसमें सबके सामने है कि लोग वैक्सीनेशन से ऐसे डरते थे कि जैसे पता नहीं ये तो टीका लगा तो हम मर जाएंगे। हाँ जी। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए पोलियो के बारे में भी ऐसा ही है कि ये पता नहीं लग जाएगा तो इससे बच्चा जो है वो अपाहज हो जाएगा, इससे बच्चा जो है बांझपन आ जाएगा, इससे पता नहीं क्या क्या जो है मिसकंसेप्शन है। लेकिन अगर हमारा जो प्रॉपर एरेडिकेशन जो पोलियो की वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, अगर उसको फॉलो किया जाता तो आप देखें कि बर्थ पे एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते साथ ही जो टीबी की वैक्सीन है उसके साथ ही पहले दिन ही उसको सबसे पहला काम ये होता है कि पोलियो के कतरे पिलाते हैं और उसको टीबी हमारे यहाँ पे तो छुपा लिए जाते हैं ना बच्चों को कि पोलियो की टीम्स घर में आती हैं तो कहते हैं जी नहीं नहीं बच्चे नहीं है हमारे घर। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे अपने जो है घर में जब आते हैं तो मेरी मिसेस हालांकि खुद डॉक्टर हैं लेकिन सम और दी अदर कहीं ना कहीं से जो है वो ऐसा कंसेप्ट होता है और बड़ी समझ बूझ के बाद आप उनको कायल कर पाते हैं। मतलब इवन एजुकेटेड फैमिलीज़ के अंदर भी एक मिसकंसेप्शन जो है उसको आप बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। लेकिन क्यों? अब जैसे आपने कहा कि आपके घर में भी वो खुद भी आपकी वाइफ जो है वो डॉक्टर हैं और इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो एजुकेटेड हैं जिन्हें पता है कि पोलियो वायरस है और ये वैक्सीन के थ्रू ही इसका हल हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक दफ़ा आपको पोलियो हो गया तो उसका कोई रिवर्सिबल ट्रीटमेंट नहीं है, वो हो गया तो सारी ज़िंदगी आपको माजूरी का शिकार आप रहेंगे। तो क्यों ये हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हो पाता है? क्यों ये प्रिवेल इतना ज़्यादा करती जा रही है मिसकंसेप्शंस? किसी भी जो एंडेमिक है या पेंडेमिक है या किसी भी ऐसी सिचुएशन को जिसमें आप समझते हैं कि इसका तदारुक, इसका हल सबसे पहले ज़रूरी है। अच्छा। हम उसके लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें। अवेयरनेस 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 एंड अवेयरनेस। देयर इज़ नो अदर वे आउट के जिसमें हम उनको आप अवेयरनेस। आपने कोविड में देखा शुरू में किसी के भी घर में अगर केस आता था तो लोग इवन के उसको बताते नहीं थे। उसके बाद लोग बताना शुरू हुए तो ट्रीटमेंट और टेस्ट नहीं करवाते थे। फिर लोग टेस्ट की तरफ आए तो वैक्सीनेशन आ गई, लोग वैक्सीनेशन से भाग गए। तो बिल्कुल इसी तरह है कि आपने अगर उसको एरेडिकेट करना है 100%, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो अपनी जगह मौजूद हैं, कैंपेन्स भी हो रही हैं, लेकिन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए कि हमारा उसमें रिस्पांस कैसा है। अच्छा। अगर कैंपेन लॉन्च हुई है तो बीइंग पाकिस्तानी हमारे कंट्री में जिस तरह से पोलियो है, मेरा आपका हम सबका फ़र्ज़ है कि हम तो ढूंढ रहे हो कि भाई पोलियो कैंपेन वाले कहाँ बैठे हैं। हाँ। जबकि वो लोग घर आते हैं और आप घर में छुप जाते हैं कि नहीं जी बच्चे नहीं हैं, वो तो नानों के पास गए हुए हैं, वो तो फलां जगह गए हुए हैं। तो दिस इज़ द डायलेमा कि जिसमें हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस कैंपेन्स को हमें मैस लेवल पे, खुद इस चीज़ को मैस लेवल पे अगर एक भी केस डिस्कवर हुआ है, एक भी केस रिपोर्ट हुआ है तो अगेन उस एक फैमिली की, आप एक बंदे को ना कंसिडर करें, उसकी एक फैमिली की पूरी की लाइफ समझ ले पैरालाइज होगी। और सिर्फ उस पूरी फैमिली की नहीं, उनके इर्द गिर्द जो घर हैं ऑब्वियसली सारी फैमिली की भी जो है वो मुतासर होते हैं। अच्छा, दूसरा हमने देखा है कि पूरी दुनिया में ये ख़त्म हो चुकी है ये बीमारी। सिर्फ अफगानिस्तान, जैसे मैंने बात की अफगानिस्तान या पाकिस्तान में ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। उन्होंने ऐसी कौन सी टेक्निक्स अपनाई होंगी जिससे उन्होंने इसके ऊपर काबू पाया है और पाकिस्तान वो चीज़ नहीं कर रहा, वो इनिशिएटिव नहीं ले रहा, जिसकी वजह से हम अभी भी इसके ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं? देखें, हर जगह पे ऐसी डिजीज़ जो हैं उनके लिए प्रॉपर एक वैक्सीनेशन शेड्यूल मौजूद है। अच्छा। पूरी दुनिया में उस वैक्सीनेशन शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो किया जाता है। सही। जैसे मैंने कहा कि अगर वैक्सीनेशन शेड्यूल है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि बेबी को मैंने कौन सी वैक्सीनेशन देनी है, किस वक्त देनी है। अगर उस वैक्सीनेशन को प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा, अगर बर्थ से उसकी जो प्रॉपर डोजेज़ हैं, हम यूजुअली फर्स्ट डोज जो है वो बर्थ पे देते हैं, फिर उसको 6 वीक्स पे देते हैं, फिर उसके बाद 10 वीक्स पे, फिर 14 वीक्स पे, फिर उसके बाद बूस्टर हम उसको 6 to 18 ईयर्स में देते हैं। अगर एक जो है बेबी, एक बच्चा इस शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो कर लेता है तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो पोलियो इन पाकिस्तान। अगर इस शेड्यूल को फॉलो नहीं किया जाता, वर्ल्ड वाइड क्यों ख़त्म हो गया, कोई और तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्वियसली उसमें उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया है, इंश्योर किया है, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कम्युनिटी, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द हाउस उसको इंश्योर करता है। इवन हेल्थ सेक्टर उनका जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कोई भी बच्चा रहे ना, पोलियो वैक्सीनेशन से रहे ना। हमारी गवर्नमेंट की लेवल तक, हमारी कैंपेन्स की हद तक तो चीज़ है, लेकिन बीइंग कम्युनिटी हमें उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। और उस एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए
कंपेन्स तो डेफिनेटली हो रही हैं, लेकिन हमें उन्हें हर लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर टाउन के लेवल पे, विलेज के लेवल पे उसको अवेयर कराना है, अवेयरनेस देनी है। द ओनली पॉइंट इज़ अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। जितनी अवेयरनेस हो सकती है उतनी फैलाएं, और हम तो कोशिश यही करते हैं कि सर हम जितनी अवेयरनेस फैला सके अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुंच जाएं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि एक बच्चे को पोलियो से मुकम्मल तौर पर महफूज रहने के लिए कितनी डोजेस चाहिए? क्या वो जब तक 5 साल का नहीं होता हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी टीम्स घर में आएंगी उन्हें पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए? बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा 15 दिन पहले तो टीम आई थी और उन्होंने कतरे पिलाए, अब महीने बाद दोबारा आ गई, क्या दोबारा हमें पिलाने चाहिए कि नहीं? देखें, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है अगर एक दफ़ा आपने प्रॉपर फॉलो किया है, हाँ जी, तो सम और दी अदर आपको उसके बाद ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमारे लोगों में इवन के कई जगहों पे कैंपेन्स वाले ही अक्सर हमें बताते हैं कि हम जाते हैं तो दे आर नॉट श्योर कि इसको पता नहीं बचपन में पोलियो के कतरे मिले थे या नहीं मिले थे। तो जहाँ पे आप श्योर नहीं हैं तो वहाँ पे उसको दोबारा देने में, उसको बूस्टर हम डोज कहते हैं, बूस्टर डोज देने में उसकी अपनी इम्यूनिटी को उस वायरस के अगेंस्ट बूस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। जितनी दफ़ा पोलियो कैंपेन्स होती हैं, ऑब्वियसली जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए की जाती है। और जहाँ पे जिस एरिया में, जिस कंट्री में ऑब्वियसली हम और अफ़गानिस्तान ही अब रह गए जी, तो यहाँ पे हमारी जितनी दफ़ा भी पोलियो कैंपेन्स होती हैं उसमें डेफिनेटली हमें वी डोंट नो कि कौन कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है। तो आजकल तो ट्रैवलिंग में भी इसको इंश्योर करने के लिए प्रॉपर जो है गाइडलाइंस हैं कि जब आप जाएंगे, ख़ास तौर पे इन एरिया से आप कहीं जाते हैं तो बाकी दुनिया आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करती जब तक आपने पोलियो के कतरे ना पिए हों और आपको पोलियो का जो सर्टिफिकेट है ये कार्ड ना बनाओ तब तक आप ट्रैवल भी, इंटरनेशनली ट्रैवल अब नहीं कर सकते। और वो कार्ड भी ऐसे नहीं बनता कि जब तक आपको अपने सामने वो पोलियो के कतरे पिला नहीं देते। अच्छा, वो उसका भी एक प्रोसीजर है पूरा, उसके थ्रू ही आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। और आपको अच्छा वैक्सीनेशन का भी बताया जाता है कि 2 वैक्सीनेशन होती है, एक है जनाब OPV है और एक IPV है। इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? देखें, OPV स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। जो कतरे यूजुअली हम देते हैं बहुत इजी है, जिसको आप छोटा सा बच्चा भी है तो उसका मुंह खोल के आप उसको दे देते हैं। जो उसका शेड्यूल है वो डेफिनेटली जो अभी मैंने डिस्कस किया है, बताया है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली है। जो IPV है बेसिकली वो इंजेक्टेबल फॉर्म है। इंजेक्टेबल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में यूजुअली हमारे पास छोटा बच्चा ना हो, बड़ा भी हो तो एक दफ़ा तो वो चौंक जाता है कि मैंने टीका नहीं लगवाना। तो इसलिए ओरल पोलियो हमारे पास ज़्यादा इनकरेज होती है, ज़्यादा लगाई जाती है। दोनों फॉर्म्स सेफ़ हैं, दोनों फॉर्म इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ऑब्वियसली दोनों चीज़ों को आप फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो शेड्यूल में है वो ओरल पोलियो OPV है, वो ज़्यादा है, ओरल वाली जो है वैक्सीनेशन उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जिस तरह मैंने बात की कि एक दफ़ा अगर पोलियो हो जाए तो ये रिवर्सिबल डिजीज़ नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अब उस शख्स को हम निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है वो। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनको हम नॉर्मल फील भी करवाएं और उनको समझाएं कि आप हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा हैं और हमने भी उनको किस तरह ट्रीट करना है? बिल्कुल, देखें, देयर इज़ नो क्योर फॉर पोलियो। पोलियो हो गया तो दैट्स इट। उसके बाद आपकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी वो तो है ही, उसके साथ साथ आपके जो बाकी मसल जो पट्टे आपके रह भी जाते हैं वो भी इवन इतने डिजीज़्ड हो जाते हैं कि उसके बाद उनकी शॉर्टनिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। अगर लेग में एक मसल इतना है तो उसके बाद हो सकता है वो इतना रह जाए, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अक्सर आपको टेढ़ेपन जो पोलियो वाले हैं, पाँव मुड़ा है, किसी की टांग मुड़ी है, तो उसमें सिर्फ उस पाँव की कमज़ोरी या वीकनेस होने से उस पर वज़न ना पड़ना तो एक है ही, लेकिन उसके साथ जब डिज़ीज़ एडवांस होती है तो ऑब्वियसली शॉर्टनिंग की वजह से आप प्रॉपरली फिर स्पोर्ट के साथ भी नहीं चल सकते जब तक कि आपको उसकी प्रॉपर जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, रिहेबिलिटेशन है, वो नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसे लोगों को आपने एक तो किसी भी तरह से ये नहीं कराना कि आप पोलियो हो गया है तो ये कंटेजियस है, ये हो गया है, वो हो गया। तो ऐसे लोगों को आपने ऑब्वियसली सोसाइटी में एक प्रॉपर अपना जो स्टेचर है, मकाम है, वो देना है। और उसके लिए उनको आइडियली जो उसके आसपास के लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी है, उसको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। जब खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा और आपका, जिसको भी आप देखेंगे समझेंगे कि नहीं यार इसका
जो है प्रॉपर जो है डिसेबिलिटी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिहेबिलिटेशन, उसकी चलने की हद तक, उसकी जॉब की हद तक भी हम कर सकते हैं। अगर किसी की लेट से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे है, हम उसको प्रॉपरली कह सकते हैं कि जी आपने लिफ्ट से जाना है, उसको ग्राउंड फ्लोर देते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि वो जो उनके मसल्स हैं वो स्क्वीज होना शुरू हो जाते हैं, छोटे होना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे बताइए कि उनकी सेहत का, हम लोग जो पोलियो के मरीज़ होते हैं उनकी सेहत का ख्याल हम किस तरह रख सकते हैं? कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ या कौन सी ऐसी डाइट उन्हें फिर हमें देनी चाहिए? देखें, जो मसल्स के हवाले से हैं, ऑब्वियसली जो पोलियो वायरस है वो तो अपनी जगह उसने डैमेज करना है, लेकिन जो रिमेनिंग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए ऑब्वियसली जो रूटीन में हम डाइट्स लेते हैं, अच्छा। उनकी हर तरह की फ्रूट डाइट्स, हर तरह की प्रोटीन डाइट्स जो है उसको एनकरेज करना चाहिए। ऑब्वियसली मसल मैस बिल्ड करने के लिए, बल को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोटीन डाइट सबसे एसेंशियल है, जिसमें हमारे पास अंडा है, जिसमें हमारे पास गोश्त है, ये जो है डाइट हम उन्हें दे सकते हैं। तो लोगों को क्या पैगाम देंगे, ख़ासतौर पर वालिदैन को, कि अगर पोलियो टीम आए तो उनका किस तरह का रवैया होना चाहिए? देखिए, मैं वालिदैन को ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि देखें, बच्चे सब कुछ है और पोलियो ऐसी डिज़ीज़ है, हमने अभी कहा है कि ये एक दफ़ा हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो वालिदैन बीइंग पेरेंट, हमारा जो सबसे पहला फ़र्ज़ है कि जो पोलियो वैक्सीनेशन है, हर बच्चे की पैदाइश पे उसका जो शेड्यूल है उसको प्रॉपरली फ़ॉलो किया जाए। उस वैक्सीनेशन शेड्यूल को अगर फ़ॉलो कर लें, अगर हम सब इसको इंश्योर कर लें कि मेरे घर में 100% वैक्सीनेशन शेड्यूल हर बच्चे की पैदाइश पे फॉलो होगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी ज़ीरो पोलियो इन पाकिस्तान। लेकिन अगर एक बच्चे में आ गया है पोलियो का शिकार, एक फैमिली का एक बच्चा हो गया, तो क्या बाकी भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं इससे? ज़रूरी नहीं है। अगर बाकियों ने जो पोलियो वैक्सीनेशन का शेड्यूल प्रॉपरली फ़ॉलो किया है, अच्छा, तो उसको फॉलो करने के बाद उनमें पोलियो नहीं होगा। हाँ, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जब पोलियो उनको एक्यूट फॉर्म में डिजीज़ होती है, लाइक एक पोलियो का पेशेंट जो है उसने इन्फेक्ट किया, चाहे वो बच्चा है जो भी है, तो एक्यूटली जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं, जिसमें किसी भी वायरल इलनेस में जैसे बुखार हो गया, छींकें आने लग गई, खांसी हो गई, गला ख़राब हो गया, तो पहले जो 2 हफ्ते हैं वो कंटेजियस पीरियड है। अच्छा। उसमें पोलियो किसी को भी लग सकता है। तो इसलिए उन 2 हफ्तों में ख़ास तौर पे ऐसी जो है इलनेस के साथ, तो उन दोनों में ऑब्वियसली उसकी जो क्लॉथिंग है, जो उसके आइटम्स हैं, जो उसके खिलौने हैं, मतलब खाना वगैरह और बर्तन वगैरह ऑब्वियसली जिसको वो टच करेगा उससे होगा। और ये भी मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो आम हमारे सैनिटाइज़र हैं, जो हम बड़ी हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करते हैं कि सैनिटाइज़र लगाया और बस अल्लाह हाफिज़, उसके बाद हम महफूज हो गए, तो पोलियो वायरस है जो आम अल्कोहल बेस्ड जितने भी सैनिटाइज़र हैं उनसे नहीं मरता। अच्छा। तो इसलिए हाथ धोने और साबुन से धोने और बार बार धोने से, मतलब साबुन से, आप जो नॉर्मल साबुन है आपके पास वो आप उसको यूज़ करें। बिल्कुल, जब तक आप इंश्योर नहीं कर लेते कि साबुन से आपके हाथ अच्छी तरह धुल गए, तब तक देयर इज़ अ डेंजर, देयर इज़ अ चांस कि पोलियो हो सकता है। अच्छा, इसके कोई अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स भी हो सकते हैं क्या पोलियो के? देखिए, अर्ली साइन और सिम्टम तो बिल्कुल, वायरस है तो वायरस, किसी भी वायरस इलनेस के साथ जो साइन और सिम्टम्स हैं, यू कांट स्पेसिफिकली पिक कि इसको पोलियो है। अच्छा। या इसको, तो टिपिकल जो वायरस इलनेसेस हैं, जैसे कोविड भी था तो स्टार्ट उसका ऐसे ही था कि गला ख़राब हुआ है, खांसी हुई, और कोई भी जो है जो वायरस है कॉज करता है डिजीज़, तो उसके अंदर बिल्कुल सिम्टम्स एक जैसी होती हैं सारे वायरसेस के अंदर। हाँ, लेकिन जो ये मसल की वीकनेस है या शॉर्टनिंग है या ये वाली, ये लेट जाके आती है, जब तक कि आप कह लें कि डिज़ीज़ हो गई होती है, उसका हराम मगज़ इफ़ेक्ट हो गया होता है और वायरस जो है वो बॉडी के अंदर ऑब्वियसली अपना काम कर चुका होता है और उसके बाद जनाब उसका जो रिवर्सिबल इफेक्ट वो नहीं होता है और वो फिर आप
जो है पोलियो का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो 2 कतरे हैं ना, ये लाजमी पिलाने चाहिए अपने बच्चों को। और मैं तो कहूँगी कि जब जब टीमें आपके घर विज़िट करती हैं और अपने बच्चों को छुपाने की बजाय वॉलंटियरली उनका साथ दें और अपने बच्चों को वो 2 कतरे लाजमी पिलाएं और उम्र भर की जो माजूरी है उनसे बचाएं। हमारे साथ डॉक्टर समीउल्लाह मुमताज़ साहब मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और पोलियो के हवाले से हमने बात की कि किस तरह पोलियो प्रिवेल कर रहा है और माइंडसेट को किस तरह चेंज किया जा सकता है और किस तरह की कैंपेनिंग हमें करनी चाहिए। लेकिन आज एक और दिन भी मनाया जा रहा है, आज यौम शहदाए पुलिस का दिन मनाया जा रहा है। और जिस तरह हम देखते हैं कि जो हमारे पुलिस के शहदा हैं, हमारे गाजी हैं, हमारा फ़ख्र भी हैं और हमारा मान भी है और हमारी हिफाजत के लिए वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो उनको आज हमारा सलाम और हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।